नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, इसका फोर्थ चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले समष्टि को मतलब समझ लो। समष्टि अंग्रेजी भाषा के मैक्रो से मिलकर के बना है, और मैक्रो का अर्थ है समग्र या व्यापक, यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र। अर्थात ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इस समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों के अध्ययन से है। अर्थात जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, विनियोग आदि। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास एवं आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे विषय भी आते हैं। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र था। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन। एक ही लाइन में समझ लो, से समष्टि, से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। अब इसके सिद्धांत देखें कि इसमें किन किन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसका क्षेत्र क्या है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत। इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से आय का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, और रोजगार और बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण, इसकी समस्याएं, इसके निर्धारक तत्वों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि उपभोग फलन, बचत फलन, विनियोग फलन, गुणांक, त्वरक, इनका अध्ययन जब आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर में पढ़ेंगे तब इनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण इन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 2, अच्छा, आय व रोजगार में उपभोग का सिद्धांत और विनियोग का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपन ने इसमें बोल दिया। उपभोग और विनियोग जो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से अध्ययन करने पड़ेंगे, जिसमें उपभोग फलन, स्थिर उपभोग, प्रेरित उपभोग, किस तरह से आय के द्वारा उपभोग बदलता है। हम ये जानते हैं कि आय उपभोग का निर्धारण आय के द्वारा होता है। मैंने आपको पहले बताया था, आय स्वतंत्र चर है, जबकि उपभोग आश्रित चर है, अगर ध्यान हो तो। नंबर 2, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण के अर्थव्यवस्था में इसका निर्धारण अध्ययन कब पढ़ेंगे, ध्यान से। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति, स्टिगफ्लेशन, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं इसके। मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति और स्टिगफ्लेशन, इन 5 अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 3, आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग, इन दोनों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है कि किस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में ही आते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन में कौन कौन सी प्राविधियों, कौन कौन सी तकनीकों, कौन कौन सी स्ट्रेटजी, व्यूह रचना, सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। व्यापार चक्रों का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है। किस प्रकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, तेजी मंदी आती है, तेजी आ जाए तो मंदी कैसे लाई जाएगी, मंदी आ जाए तो किस प्रकार से तेजी को लाया जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, यानी कि एक लाइन में कह दूं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन इसी में किया जाएगा। और चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण के व्यष्टिगत सिद्धांत में थे मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, जो कि साधन का प्रतिफल था। और वितरण के समष्टिगत सिद्धांत के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा क्या है, वहाँ एक मजदूर की मजदूरी का अध्ययन किया जा रहा था, पूंजी के ब्याज का अध्ययन किया जा रहा था, भूमि के लगान का अध्ययन किया जा रहा था, उद्यमकर्ता के लाभ का अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे
राष्ट्रीय आय में मजदूरी का पार्ट कितना है, लगान का कितना है, ब्याज का कितना है और लाभ का कितना है। पूरी राष्ट्रीय आय की दृष्टि से पूरे देश की इकोनॉमी में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का कितना कितना परसेंट हिस्सा है, इस बात का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया, समष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। पहली बात, राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत विनियोगों का अध्ययन, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन, आर्थिक उतार चढ़ावों का अध्ययन। और सिद्धांत की बात करें तो संपूर्ण देश के राष्ट्रीय आय, रोजगार के सिद्धांत, बचत का सिद्धांत, विनियोग का सिद्धांत, उपभोग का सिद्धांत। सेकंड नंबर पे सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर में मैंने आपको बता चुका हूँ, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा का कीमत स्तर, मुद्रास्फीति, विस्फीति, संस्फीति, अवस्फीति और स्टिगफ्लेशन का अध्ययन, आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन का अध्ययन और वितरण का समष्टिगत सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। अब देखें कि इस अध्ययन का महत्व क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी। भाई हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन पढ़ेंगे तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जरूरी हो जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन पढ़ते हैं तो समष्टि एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। कल्याणकारी राज्य में सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, देश में रोजगार बढ़े, विनियोग बढ़े, बस्ते बढ़े, कीमत स्तरों में स्थिरता रहे। तो उसके लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति का संबंध व्यक्तियों से नहीं होकर के व्यक्तियों के समूह से होता है। वेरी गुड। तीसरा है आर्थिक विकास के निर्धारण में सहायक। आर्थिक विकास और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के युग में आर्थिक नियोजन सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी राष्ट्र विकसित हों चाहे विकासशील हों, अपनी प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की ओर अग्रसर हैं, सतत विकास की ओर अग्रसर हैं, और उसके लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नंबर 4 है अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अब अर्थशास्त्र के सामूहिक संचालन को समझने के लिए भी व्यक्तिगत इकाइयों की बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संगठन और संचालन को समझना बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में समूची अर्थव्यवस्था की जटिल कार्य प्रणाली को समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रव्यापी समस्याओं के समाधान में सहायक। राष्ट्रव्यापी जो समस्याएं हैं जैसे उपभोग, बचत, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, विस्फीति, तेजी, मंदी, बैंकों की समस्याएं, बैंक क्या हैं, किस प्रकार से मुद्रा का प्रसार करते हैं, कैसे तेजी मंदी लाते हैं, किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में कमी हो जाती है, इन सभी राष्ट्रव्यापी समस्याओं को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार इस समष्टि अर्थशास्त्र के लाभ या इसका महत्व थे। अब समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी सीमा है कि इसमें जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़ करके, उनके उत्पादन को जोड़ करके समष्टि इकाइयों का अध्ययन निकाला जाता है। वस्तुओं की कितनी वस्तुओं की कीमतों को जोड़ जोड़ करके संपूर्ण देश की मुद्रास्फीति और स्फीति का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के योग और औसत होता है। अब इसमें व्यक्तिगत और छोटे छोटे योगों से निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन होता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ये आंकड़े गलत भी सिद्ध हो जाते हैं। बैंकों से व्यक्तिगत आहरण पर बैंक विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सामूहिक रूप से सभी अगर जमाएं निकाल लें तो बैंक फैल जाएगा। समष्टिगत विरोधाभास है। अगर एक व्यक्ति बैंक से कुछ पैसा निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सभी व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल लें तो सभी व्यक्तियों का जोड़ समष्टि अर्थशास्त्र बड़ी ना, लेकिन सब निकाल लेंगे तो बैंक क्या होगा, फैल हो जाएगा। एक व्यक्ति की अगर आमदनी अच्छी हो तो उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन सभी व्यक्तियों की आमदनी अगर अच्छी हो तो किसी पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग औसत उसी रूप में आ जाते हैं। तो ये था
भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय हो जाता है। संपूर्ण अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभव धारणा को जुमान करके संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकालें तो वे भ्रमात्मक होंगे, अवास्तविक होंगे। इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने व्यक्तिगत अनुभवों से कोई निष्कर्ष न निकालने की सलाह दी है, क्योंकि सामाजिक चिंतन में त्रुटियों का यह एक बड़ा स्रोत हो जाता है। और तीसरा, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इकाइयाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं और इन इकाइयों को जोड़कर अपनी आवश्यकता अनुसार इनको परिवर्तित करना बहुत ही कठिन काम है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर देखा जाए तो इसके अध्ययन की मेन जो सीमा है वो ये है कि इसमें बड़े आकार में डेटा या आंकड़े तो बड़े हो जाते हैं। अब उन आंकड़ों से चाहे भ्रमात्मक परिणाम निकले या उनको परिवर्तित करने में कठिनाई हो या फिर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती हो, ये तो है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाना संभव हो सकता है। इसलिए समष्टि और समष्टि व्यष्टि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के संपूर्ण और व्यापक रूप से अध्ययन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।